देशहित के जी न्यूज के सभी दर्शकों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि देशहित में हम लगातार इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध पर जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, बल्कि जी न्यूज ने तो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, युद्ध मैदान से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। और जी न्यूज पर इजरायल हमास युद्ध पर देशहित को अब तक 4 करोड़ 88 लाख, मतलब लगभग 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। दर्शकों की इतनी बड़ी संख्या अपने आप में कीर्तिमान है। मानते हैं कि यही 100% शुद्ध टीआरपी है। और दर्शक इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर देशहित पर भरोसा कर रहे हैं। देशहित की संवेदनशील कवरेज को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। 24 घंटे में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने 300 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इस जंग ने दुनिया को अभी से 2 धड़ों में बांट कर रखा है। इजरायल में फिलिस्तीन से युद्ध के खिलाफ अब दंगे भड़क उठे। ऐसे संकट के वक्त में इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई किसी बड़े खतरे से कम नहीं। हालात इजरायल ने अब फिलिस्तीन के खिलाफ टैंक उतार दिए। युद्ध हो रहा है, इजरायल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन उसका धुआं कश्मीर में दिख रहा है। कश्मीर में आखिर क्यों इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध पर हंगामा हो रहा है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 दुश्मनों के युद्ध में रविवार की रात और आज के दिन में क्या हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। कल रात और आज अब तक क्या हो चुका है। पिछले सोमवार यानी कि जिस दिन से इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ी है, रविवार का दिन सबसे खतरनाक साबित हुआ। कल सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हमास इजरायल के शहरों पर रॉकेट दाग रहा था, तो इजरायल दोगुने प्रहार से पलटवार कर रहा था हमास पर। इजरायल ने 600 सेकंड के अंदर गाजा शहर में 60 एयर स्ट्राइक कर दी। 60। रविवार को हुए इस युद्ध में 42 लोगों की जान चली गई। कई बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं। इजरायल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर के मेट्रो टनल में छिपे आतंकवादियों को टारगेट किया। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया। इस बीच यूएन संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और फिलिस्तीन से शांति की अपील की, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि शुरू फिलिस्तीन ने किया, हमास ने किया, खत्म इजरायल करेगा। रात के अंधेरे में धमाके की आवाज और उठते आग के शोले युद्ध की भयानक कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। रविवार रात एक के बाद एक कई धमाकों से गाजा शहर थर्रा उठा। ये धमाके तो सिर्फ ट्रेलर थे। रविवार रात इजरायल की एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की फौज गाजा शहर के ऊपर उड़ाई, वो भी सिर्फ 10 मिनट यानी 600 सेकंड के लिए। सिर्फ 10 मिनट में इजरायल ने गाजा पर 60 एयर स्ट्राइक किए। इजरायल का दावा है कि उसने आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। गाजा में इजरायल के एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर हुसम अबू हरबीट की मौत हो गई। इजरायल के रॉकेट ने आतंकी कमांडर की कार को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने टैंक से भी गाजा शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर इजरायल की ओर से गोले दागे जा रहे हैं। इजरायल का दावा है कि टैंक हमलों से बचने के लिए हमास के आतंकी मेट्रो टनल में जाकर छिप गए थे, लेकिन इजरायल ने उन्हें मेट्रो सुरंग में ढूंढ लिया। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने मेट्रो टनल पर बम बरसाए। इजरायल ने गाजा शहर में मेट्रो के करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया। रविवार को गाजा शहर पर हमलों में 42 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। बीते 8 दिनों में अब तक 197 लोगों की मौत फिलिस्तीन में हो चुकी है। वहीं इजरायल में भी 10 लोग मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ किया है कि वो आम नागरिकों को नहीं, सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। नेतान्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि वो हर हमले का बदला लेंगे। אנחנו ממשיכים לפעול במלוא העוצמה. אנחנו מתחילים על ארגוני הטרור מכות מחץ. מי שהצית את האש
חוטף אש. אבל בניגוד לחמאס, שמכוון לפגוע באזרחים תוך כדי זה שהוא מסתתר מאחורי אזרחים. इजराइल एक तरफ हमास से युद्ध लड़ रहा है तो वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन समर्थकों के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। ड्रोन का इस्तेमाल वैसे तो निगरानी के लिए होता है, लेकिन इजराइल ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल आंसू गैस गिराने में किया। आंसू गैस के गोले गिरने के बाद वहां से प्रदर्शनकारी भागते हुए दिखे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध पिछले सोमवार से चल रहा है। 8 दिनों के युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है, जरा आंकड़ों से समझिए। हमास की ओर से अब तक 3150 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की ओर दागे जा चुके हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में 820 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल का दावा है कि उसने अब तक 130 से ज्यादा हमास आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर रविवार को संयुक्त राष्ट्र ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने दोनों देशों से तत्काल जंग रोकने की अपील की। We meet today amid the most serious escalation in Gaza and Israel in years. The current hostilities are utterly appalling. This latest round of violence only perpetuates the cycles of death, destruction and despair and pushes farther to the horizon any hopes of coexistence and peace. Fighting must stop. It must stop immediately. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील के तुरंत बाद ही इजराइल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में इजराइल ने दावा किया है कि जब हमारे देश पर हमला हो तो भला हम कैसे शांत रह सकते हैं। इस वीडियो के बाद इजराइल ने साफ संदेश दिया है कि अगर गाजा की ओर से रॉकेट हमला रुकेगा, उसके बाद ही इजराइल अपना एयर स्ट्राइक रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने भी इजराइल हमास युद्ध पर अपना रुख स्पष्ट किया। आज हर कोई जानना चाहता है कि भारत का क्या स्टैंड है, भारत का क्या रुख है, भारत इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के साथ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने यह कहा है कि इजराइल और हमास को युद्ध रोकना चाहिए। भारत ने बरसों पुरानी नीति को संयुक्त राष्ट्र के मन से फिर दोहराया। भारत ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है। सुनना चाहिए आपको। Indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire. We reiterate our strong condemnation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. We urge both sides to show extreme restraint. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. सुना आपने, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से फिलिस्तीनियों की मांग का समर्थन तो किया, हिंसा का विरोध किया, युद्ध रोकने की बात कही, शांति के पक्ष में बोला। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल पर भारत की सालों से यही नीति रही है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो यही रही है। साल 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बात कही थी, जो आज संयुक्त राष्ट्र के मन से भारत ने कही। यही फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट रहती है। आपको सुनाते हैं इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की अटल नीति क्या है। कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। देखिए, युद्ध फिलिस्तीन में हो रहा है, इजराइल हमास के बीच हो रहा है, लेकिन धुआं कश्मीर में उठ रहा है। अब आप कहेंगे कश्मीर क्यों? भाई, भारत का पक्ष तो
लगभग जो है वो अभी हमने आपको सुना है, लेकिन कश्मीर में क्यों ये सब धुआं उठ रहा है? शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कश्मीर में कुछ युवक इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बाद में उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इजराइल और हमास की लड़ाई में कश्मीर की फिजा खराब करने की कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व कोशिश कर सकते हैं। श्रीनगर और गाजा की दूरी वैसे तो 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके बावजूद इजराइल और हमास की लड़ाई के बहाने कुछ लोग श्रीनगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में वैसे तो कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। उसके बावजूद पिछले शुक्रवार को कुछ युवक जुमे की नमाज अदा करने के बाद प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। झंडे पर खड़े होकर ये लोग इजराइल के खिलाफ और आतंकी संगठन हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने वाले 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस प्रदर्शन ने श्रीनगर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को आशंका है कि इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से कहीं कश्मीर का माहौल न बिगड़ जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एहतियात के तौर पर श्रीनगर में सख्ती और बढ़ा दी है और किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने की तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट के इशारों पे चलते हैं और जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट पैसा देती है वो अब इस झगड़े को ये कहकर कश्मीर घाटी के अंदर शांति फैलाना चाहते हैं कि भाई देखिए मुसलमानों के खिलाफ दुनिया के अंदर कितनी बड़ी मुहिम चल रही है जो उनको पूरा मारने की है। पिछले दिनों कानपुर में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने ईद की बधाई देने वाले पोस्टर पर इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन का संदेश छपवाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए पहली बार नहीं है, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर भी आपको याद होगा, उसके बहाने भी कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है वो यहीं की माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर के बहाने भी यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई और अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्या हो रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सवाल ममता बनर्जी को लेकर, बंगाल को लेकर कि ममता बनर्जी को क्या बंगाल में गुंडागर्दी के लिए बहुमत मिला है क्या? आज बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के बाद कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नारदा स्टिंग केस में आज सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया, 1 विधायक को गिरफ्तार किया। अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, मतलब ममता अंदर, टीएमसी के कार्यकर्ता बाहर सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी करने लगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ के जवानों पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें आई, पत्थरबाजी की खबरें आई। देशहित में इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से दीदी क्यों इतना बौखला गई कि घोटालेबाजी के आरोपियों को बचाने के लिए उन्होंने देश की एक संवैधानिक संस्था सीबीआई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना था, जमानत मिल गई। नहीं भी धरना करती तब भी जमानत मिल जाती। सोचिए ये स्थिति है बंगाल की। कोलकाता में टीएमसी के समर्थक सीबीआई दफ्तर पर हमले कर रहे हैं। बंगाल में सीआरपीएफ पर हमले हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 घंटे तक धरने पर बैठी रही। टीएमसी इसलिए बौखलाई थी क्योंकि आज सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में उनके 2 मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के अलावा सीबीआई ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया। CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification. Shri Firhad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of rupees 5 lakhs on camera.
अपनी सरकार के मंत्रियों और टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी के बाद ममता कोलकाता में सीबीआई ऑफिस पहुंची और करीब 5 घंटे तक धरने पर रही। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी की और बंगाल पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। टीएमसी को परेशानी इस बात से भी है कि नारदा स्टिंग केस में फंसे जो लोग अब बीजेपी में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। কেন মুকুল রায় অ্যারেস্ট হলো না, কেন শুভেন্দু অধিকারী অ্যারেস্ট হলো না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। বিজেপির লোকদের কাউকে অ্যারেস্ট হচ্ছে না। গভর্নর হ্যাজ বিকাম ব্লাড সাকার। 2016 बंगाल चुनाव के वक्त नारदा न्यूज पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में टीएमसी के 7 तत्कालीन सांसद, 3 मंत्री और कोलकाता नगर निगम के तत्कालीन मेयर शोभन चैटर्जी पैसे लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे। स्टिंग में ये सभी काम के बदले पैसे ले रहे थे। मैंने जाके पैसा दिया था शुभेंदु अधिकारी को उसका ऑफिस में। उसका नाम ये लिस्ट पे नहीं है। सीबीआई मेरा ऊपर इसका बारे में स्टेटमेंट भी लिया था। शुभेंदु अधिकारी he also admitted he received the money from me। उसी का नाम क्यों नहीं है? इसी केस की जांच में आज सीबीआई ने कार्रवाई की और सीबीआई कार्रवाई के विरोध में दीदी और उनके समर्थक सीबीआई दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान भीड़ भी जुटी और पुलिस के सामने ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ा दी गई। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देश हित में आपको जानना चाहिए कि कोरोना संक्रमण पर भारत की पहली दवाई आ गई है। पाउडर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा दुनिया की पहली दवा भी है। डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई इस दवा का नाम है 2DG। ये दवा शरीर में जाकर कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। ये कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत में गेम चेंजर दवा है। इसे आप कोरोना रोगियों के लिए संजीवनी भी कह सकते हैं। इस दवा का नाम है 2-डीऑक्सी-ग्लूकोज यानी 2DG। कोरोना संक्रमण पर यह दुनिया की पहली दवा है जो पाउडर के रूप में है और इसे पानी में घोलकर पिया जाएगा। कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूं। अब आपको जानना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ डीआरडीओ की ये दवा कैसे काम करती है। ये दवा पानी में घोलकर पिए जाने के बाद कोरोना संक्रमित कोशिकाओं में जमा होने लगती है। दरअसल कोरोना वायरस अपनी एनर्जी के लिए मरीज के शरीर से ग्लूकोज लेता है, मगर ग्लूकोज के धोखे में वो इस दवा का इस्तेमाल करने लगता है। इससे वायरस को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। इस तरह नए वायरस का बनना बंद हो जाता है और साथ ही बाकी वायरस भी मरने लगते हैं। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के इनमास लैब के वैज्ञानिकों ने ये दवा डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर बनाई है। डीआरडीओ के मुताबिक ये दवा मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी खत्म करती है। ट्रायल के दौरान पता चला था कि 42% मरीज जिन्हें ये दवा दी गई, उन्हें तीसरे दिन से ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ये दवा सीधे अस्पतालों को गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मिलेगी। सुशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, देश हित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आज भारत समुद्री तूफान के खतरे से जूझ रहा है। 2 दिन में 4 राज्यों से ये चक्रवाती तूफान गुजर चुका है। महाराष्ट्र में तूफान ने 6 लोगों की जान ले ली और 9 लोग जख्मी। 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मुंबई में तो हवाई सेवाएं अभी तक चालू ही नहीं हो पाई हैं। अब तूफान के रास्ते में आता है गुजरात। गुजरात में पूरी तैयारी है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, तटीय इलाकों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा चुका है। तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि अब से लेकर रात 11 बजे के बीच किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। गुजरात सरकार ने ताऊ-ते से निपटने की पूरी तैयारी, लोग भी तैयार हैं, लेकिन फिर तूफान तो तूफान है, इसलिए बेहद सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले
ये जिन जिन समुद्री तटों से गुजरा है वहां किस तरह की हालत है, ये पूरे डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तूफान समुद्रमा આવવાનું છે, તમામ વાહનો પર જાય છે અને તૂફાન થાય ત્યાં સુધી દરિયામાં પ્રવેશતું નથી। 4 दिन से चक्रवाती तूफान ताउते अरब सागर से उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है। 14 तारीख को वो तमिलनाडु और केरल से गुजरा, 15 मई को कर्नाटक के तटीय इलाकों से गुजरा, 16 मई को महाराष्ट्र और अब 17 मई को गुजरात की ओर सीधे बढ़ रहा है ये तूफान, जिसका नाम है ताउते। अभी तक भारत की धरती पर इस तूफान की वो ताकत नहीं दिखी है जिस रफ्तार से ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब तक ये जिस राह से गुजरा है वहाँ का सूरत हाल गुजरात के लिए चेतावनी है। पहले देखिए महाराष्ट्र में ताउते ने क्या किया। ताउते जब मुंबई के समंदर तट से 70 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था तो मुंबई का समंदर शहर में घुसपैठ को उतावला था। ये हाई टाइड का वक्त था और समंदर का नजारा किसी चक्रवाती तूफान से जरा भी कम नहीं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका है और यहाँ पर ये जो लहरें हैं ये अभी रास्ते पे आ रही है। अगर आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से कितने जोर से ये लहरें अभी रास्ते पे आ रही है। एक तो तूफानी मौसम में आसमानी बारिश और ऊपर से हाई टाइड के समंदर का पानी। जब ये कहर शहर पर बरपा तो मुंबई की मुसीबत दोहरी हो गई, निचले इलाके पानी पानी हो गए। मुंबई में जो पहले सुबह के वक्त में मॉडरेट रेन हो रही थी, अब मुंबई के कई इलाके हैं जहां पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है और उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उनमें वाटर लॉगिंग हो चुकी है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई में अंधेरी का है, वीर देसाई रोड है और ये रोड सीधे जो मेट्रो स्टेशन है उसको कनेक्ट करती है। मुंबई में ये हालत सिर्फ अंधेरी की नहीं थी। पेडर रोड पर गमादिया जंक्शन डूबा हुआ था, नेताजी पालकर चौक आरटीआई जंक्शन डूबा हुआ था, हिंद माता जंक्शन पानी पानी था, महालक्ष्मी जंक्शन पर जल जमाव था, सेंटा क्रूज मिलन सबवे से लेकर छेड़ा नगर जंक्शन तक सड़कों पर पानी भर चुका था और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। हिंद माता में तब हमारे संवाददाता ने क्या देखा, देखिए। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ है। इस वक्त मैं दादर के हिंद माता इलाके में हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जमा हुआ है और इसी पानी में से लोग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। जल जमाव से पहले मुंबई में जो तेज हवाएं चली थी उसका असर देखिए। डोंबिवली इलाके में ये हरा पेड़ रेलवे के हाई टेंशन बिजली के तार पर गिरा और आग लग गई। देखते ही देखते इस तार में धमाके होने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मुंबई में पेड़ एक जगह नहीं सैकड़ों जगह गिरे पड़े थे। कुलाबा से लेकर बालाड स्टेट तक तूफान की चपेट में आकर पेड़ धराशायी हुए पड़े थे। कई जगह सड़कें जाम हो गई थीं। तूफान के कारण सायन इलाके में तो बेस्ट के बस डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। तूफानी समंदर में जब जहाज फंसता है तो उस पर सवार लोग ही इस दहशत को महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तूफान ताउते कर्नाटक के सामने समंदर में ताकत दिखा रहा था। कोरोमंडल नाम का टगबोट चट्टान से टकराने के बाद तूफान का सामना कर रहा था। उस पर 9 लोग सवार थे। हालांकि सबको सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस तूफान ने कर्नाटक में 4 और गोवा में 2 लोगों की जान ले ली। केरल से ये तूफान 2 दिन पहले गुजर चुका है। तब उसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई गई थी, लेकिन उसी रफ्तार में ताउते ने सैकड़ों पेड़ धराशायी कर दिए। जगह जगह जल जमाव हो गया, बिजली कट गई, यहाँ तक कि 2 लोगों की मौत भी हो गई। ताउते ने दक्षिण तिरुवनंतपुरम से उत्तर में कासरगोड तक कहर बरपाया। तमिलनाडु पर इस ताउते तूफान का असर 14 मई को ही हो चुका था।
तब तूफान के कारण इतना पानी बढ़ गया था कि थिरपा रप्पू वाटरफॉल में सैलाब जैसी तस्वीर दिखने लगी। हालांकि तमिलनाडु में इस तूफान से नुकसान की खबर नहीं है। तूफान ताउते का सामना अब गुजरात कर रहा है। समुद्री इलाके खाली किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह तूफान महाराष्ट्र से तो आगे बढ़ चुका है, लेकिन गुजरात पर आज की रात भारी है। एनडीआरएफ की टीमें पूरे तरीके से तैयार, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस वक्त इस चक्रवाती तूफान को लेकर क्या अपडेट है, जानने के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी गौरव भार्गव का, जूनागढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले इस वक्त किस तरह की कंडीशंस हैं? क्या तेज हवा, बारिश, और कब लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है? जी, जिस प्रकार से मौसम विभाग का अनुमान था कि आज रात को 8 बजे के तकरीबन गुजरात में टोटे जो चक्रवात है वो टकराएगा और वो दस्तक दे चुका है। मैं अभी भावनगर जिले के महुआ तहसील में हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेज़ हवाएं चल रही है। हवाओं विभाग ने, मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 4 से 5 घंटे तक तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे तेज़ हवाएं चलेंगी। आप देख सकते हैं कि जो हवाएं चल रही है उससे काफ़ी जान माल का नुकसान होने का भी अंदेशा लगाया जा सकता है। जिस प्रकार की स्थिति है इसको पहले से सरकार ने भांप लिया था और तकरीबन पूरे गुजरात में से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की 44 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो गुजरात के अलग अलग जिलों में फैल चुकी है। जहां पे कोई भी यदि फंसा हो तो उसको निकालने की कार्यवाही में लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये कोरोना के कहर है और उसी के बीच ये टोटे जो चक्रवात आया है उससे सरकार को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ कोरोना की बीमारी से पूरी सरकार जूझ रही थी, उसी समय ये जो आया है टोटे उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल तटीय इलाके, गुजरात के 15 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जिसमें इसका असर देखने को मिलेगा और काफ़ी जान माल का नुकसान होने की आशंका जताया जा रही है, क्योंकि तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से हवाएं चल रही है। जो कितना नुकसान होगा वो कल सवेरे उसका आकलन हो सकता है। जी, स्टे सेफ गौरव, अपना ध्यान रखिएगा। अपडेट्स के लिए आगे आएंगे आपके पास। भावनगर के महुआ से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे मेरे सहयोगी गौरव भार्गव। आगे बढ़ेंगे, तूफानों की खबर आप देख रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि तूफानों के नाम इतने अजब गजब क्यों रखे जाते हैं। दरअसल समंदर में एक साथ कई ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकते हैं और ये 3 से लेकर 5 दिन तक रहते भी हैं। ऐसे में तूफान की पहचान में किसी तरह की गलती ना हो या गफलत ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक नियम बनाया है जिसके मुताबिक समुद्री तूफानों का नामकरण क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में इन तूफानों का नाम अक्षर के क्रम में रखा जाता है। इसके अलावा एक बार पुल्लिंग तो एक बार स्त्रीलिंग नाम चुना जाता है। सामान्य प्रक्रिया है कि नाम का प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के मौसम विभाग के सदस्य WMO को भेजते हैं। उन नामों पर ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज की सालाना या छमाही सेशन में मंजूरी दी जाती है। अब ये आपको समझना है कि ये नाम कौन रखता है। तो ये नाम रखता है WMO के ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल में 13 देश शामिल हैं और इन 13 देशों में भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर और सऊदी अरब, इनके अलावा UAE और यमन इनमें शामिल हैं। तो ये 13 देश इन इलाकों के साइक्लोन का नाम डिसाइड करते हैं। 13 सदस्यों वाले पैनल ने 2020 में 169 नामों की लिस्ट बनाई, जिसमें सभी 13 देशों ने 13 नाम सुझाए। तो 13 देश 13 नाम सुझाए, कुल मिलाकर 169 नाम। इससे पहले जब पैनल में सिर्फ 8 देश थे तब 64 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। अम्फन उस लिस्ट का आखिरी नाम था। इसके बाद नई लिस्ट बनाई गई। ये नामों की लिस्ट बनाने के लिए भी नियम है, जैसे कि तूफानों के नाम रखने की शर्तें। कोई भी नाम राजनीति, धर्म, संस्कृति या लिंग के साथ भेदभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उस नाम से दुनिया में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। नाम आक्रामक या डरावना नहीं होना चाहिए और साथ ही नाम अधिकतम 8 अक्षरों का, अल्फाबेट्स का और उच्चारण में आसान होना चाहिए। ताउते के बारे में हम ये कह सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग
अग्री नहीं करेंगे। नाम सुझाने वाले देश को उसका उच्चारण भी बताना होगा। तो इन्हीं शर्तों के हिसाब से मौजूदा समुद्री तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है और इसका मतलब होता है एक शोर करने वाली छिपकली। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की। तो एक तरफ तूफान तो दूसरी तरफ कोरोना की महामारी। वैसे ही भारत के लोगों के सामने चैलेंज दो हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक स्टडी रिपोर्ट उसके द्वारा दी गई है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। रिपोर्ट यह है कि अगर आप 6 से 7 घंटे से ज्यादा रोज काम कर रहे हैं, हफ्ते में 55 घंटे तक काम करते हैं, तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा, ध्यान से सुनिएगा, 42% तक बढ़ जाता है। जी हाँ, 42%। और स्ट्रोक यानी हृदयघात का खतरा 19% तक बढ़ जाता है। आज के दौर में इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड पैंडेमिक में लोगों के काम के घंटे बढ़ रहे हैं और ये खतरनाक साबित हो सकता है, ये WHO की स्टडी कह रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस स्टडी में और आप इस स्टडी से क्या कुछ सीख सकते हैं। कोविड की पैंडेमिक में शहर के शहर बंद दिखते हैं, दफ्तर, बाजार, कामकाज बंद दिखते हैं, लेकिन दुनिया थमी नहीं है। शहर, बाजार, सड़कें भले सुनी हो, लेकिन काम बंद नहीं है। और जो लोग इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिहाज से विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट काफी अहम है, जिसके मुताबिक दफ्तर या वर्क प्लेस पर ज्यादा देर तक काम करना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। 2016 में स्ट्रोक और दिल की बीमारियों से ऐसे 7.45 लाख लोगों की मौत हो गई जो हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम कर रहे थे। और अब कोविड काल में इसका खतरा और बढ़ता दिख रहा है। ये स्टडी विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कराई गई थी। 2000 से 2016 के बीच कराए गए इस अध्ययन में पता चलता है कि दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है और दुनिया भर में ये तादाद करीब 48 करोड़ बैठती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विभाग के टेक्निकल ऑफिसर फ्रैंक पेगा ने इस रिपोर्ट के बारे में और खुलासा किया है। 745,000 deaths were attributable to exposure to long working hours in 2016. Also, we should note that we observed upward trends in both the exposure and also in the burden of disease between 2000 and 2016. Right? So, for example, the number of deaths from heart disease have increased by an estimated 42% in that 16-year period, and for stroke by 19%. ज्यादा घंटे तक काम करके दिल की बीमारी पालने वाले 72% लोग मध्यम आयु वर्ग और अधिक उम्र के हैं, जो काम या नौकरी के दौरान इन बीमारियों का शिकार होते हैं और रिटायरमेंट के बाद बीमारी के शिकार बनते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 35 से 40 घंटे काम करते हैं, उनकी तुलना में हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करने वालों को स्ट्रोक का रिस्क 35% और दिल की बीमारी का रिस्क 17% तक बढ़ जाता है। जबकि ये अध्ययन कोरोना से पहले यानी 2016 तक का ही है। अब तो कोविड काल में लोगों के काम के घंटे वैसे ही अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। We have some evidence that shows that when countries go into national lockdown, the numbers of hours work increased by about 10%. मतलब कोविड के पहले जो लोग हफ्ते में 55 घंटे काम कर रहे थे, वो इन दिनों 56 घंटे कर रहे हैं। जाहिर है इसका नतीजा लोगों की सेहत पर पड़ रहा होगा और उसका असर तुरंत नहीं 10 साल बाद दिखेगा। इस लिहाज से विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की राय है कि काम के घंटे की कैपिंग करना जरूरी है और हफ्ते में 35 से 40 घंटे के बीच सुरक्षित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.